ओशो viewed sex beyond the guilt and the shame, because हम अपनी लाइफ में, हमारे अपब्रिंगिंग में ये बहुत ही डीप रूटेड एक गिल्ट और एक शेम रहता है सेक्स को लेके, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में। आपने देखा रणवीर अलाहाबादिया को, अगर जानते हो आप, उसने नो फैप मूवमेंट शुरू कर दिया कि भैया जो सीमन है, सीमन रिटेंशन जैसी चीज उसने वो इंट्रोड्यूस कर दी कि ये जो सीमन होता है वो नरिश करता है हमारे ब्रेन को और फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी की राह में आगे हमें ले जाता है। विपासना का क्रक्स, सबसे मेन कोर आइडियोलॉजी ये है कि तुम अपनी सेंसेशंस को समझो और उनकी इम्परमानेंस को समझो। वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत ही इंडिविजुअल फोकस्ड है। वो मान लेता है कि भाई तुम अकेले हो, तुम एक अकेले यूनिट हो। और बताओ कैसे हो? बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया। एक चीज मैं नोटिस करी है, मैं जितने भी गेस्ट से पूछता हूँ कैसे हो, बस बढ़िया कह के आगे बढ़ना चाहता है। मतलब आगे यार इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही करना नहीं चाहता। और ये मर्दों की बात है खास करके, हम मर्द कभी भी ना इसके आगे बढ़ते ही नहीं है। मतलब टेम्पलेट बना रखे हमने क्वेश्चंस आंसर्स के कि भाई ये पूछेगा तो ये बोल दूंगा, और सब बढ़िया, हाँ बढ़िया यार, बस तू सुना, मैं बढ़िया भाई, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ। वही एक्चुअली वही होता है ना, एक टाइम के बाद, आई गेस एक सर्टेन एज के बाद वो होता है ना कि स्मॉल टॉक के लिए पेशेंस नहीं रहती है, मतलब बोलो सीधा बात पे आते हैं, वो वाली चीज हो जाती है थोड़ी। एंड फिर वही है, सबकॉन्शियस माइंड जब टेक ओवर कर लेता है तो वही अपने हैबिट्स के ही स्लेव होते हैं हम। तो ये भी है। या फिर ऐसा है कि हमें लगता है यार सामने वाला बंदा जो है वो कहाँ ही सुन पाएगा, और अगर मान ले सुन भी लिया, उसको बता भी दिया मैंने कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं कैसा हूं, तो वो क्या ही उखाड़ लेगा, वो क्या चेंज कर लेगा इसके ऊपर। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। बट इसमें फिर ये है ना कि अपने खुद के विल पे डिपेंड करता है कि क्या बंदा चाहता क्या है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर एक्शंस, राइट? एंड बताओ। यानी बंदा इतना अकेला है, मतलब खास करके सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूंगा, कि कस्टमर केयर का भी अगर कॉल आता है या फिर कस्टमर केयर को कॉल लगा देता है वो, तो घंटों बात करना चाहता है कि यार कोई बात कर ले बस मुझसे, मेरे एक बार हाल चाल पूछ ले। अगर अभी तो हम लोग क्या है ना, हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं है वो जो लोनलीनेस हिट करती है ना कॉर्पोरेट लाइफ में। मेरे दोस्त वगैरह जब मुझे बताते हैं यार कि यार मैं कैसा जीवन बिताता हूँ उस शहर के अंदर, जहाँ शहर ना खा रहा होता है आपको, आप बस सुबह से शाम जॉब करते हो, फिर खाना वाना बनाने में पूरा दिन निकल जाता है आपका, बस खत्म। और उस वक्त ना दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कोई बात करने के लिए नहीं होता। और फिर एक दोस्त आपके जैसा आता है और पूछता है क्या हाल चाल है, और वो बोल देता है बढ़िया हूँ यार, बस तू सुना। लेकिन यार मेरे ख्याल से ना लोनलीनेस से सीखने को बहुत मिलता है। एंड वो थोड़ा अंडररेटेड है, बिकॉज हम भागते हैं लोनलीनेस से यूजुअली, जब भी लगता है कि यार ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाला है जो अकेले पड़ने वाले, हम वो होने नहीं देते। बट इधर सीखने को लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं। एक टाइम था जब मैं यूएस में, जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था, मेरे पास ऑप्शन था छुट्टी के टाइम इंडिया आ जाओ। मैं आया नहीं, मैंने सोचा कि मैं वहीं ना कुछ पार्ट टाइम जॉब कैंपस में करता हूँ, मैं विंटर ब्रेक ऐसे ही वहीं बिता लूंगा। अब मैंने ये नहीं रियलाइज किया कि वहां जो लोकल भी स्टूडेंट्स थे अमेरिकन, वो भी घर चले जाते हैं विंटर ब्रेक में। मतलब 40,000 के शहर में 100-150 लोग रह जाते होंगे बस, और वो काफी बड़ा शहर था। एंड लाइक इमेजिन, मैं 18 साल का पहला विंटर ब्रेक उधर, मैंने रियलाइज नहीं किया। मैंने बोला पहला दिन तो ठीक है, सब खाली खाली, थोड़ा हॉस्टल खाली लग रहा है, मैं बोला बाहर तो ठीक होगा। बाहर गया, बाहर देखा बाहर भी खाली है, कोई नामो निशान नहीं है किसी का, टीचर स्टूडेंट कोई भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, सब सब अपने घर गए हैं भाई क्रिसमस मनाने। बट उस टाइम पे ना जब कोई था नहीं, और ये भी टाइम था घर में, इंडिया में पूरे टाइम तो बात भी नहीं कर सकते, पूरा दिन का टाइम जो होता है वहां इंडिया में रात हो रही होती है, कैसे बताओ? तो यार वहां पे ना एक बहुत हार्ड हिटिंग ये क्वेश्चन आता है कि तुम खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो क्या? क्या तुम खुद की प्रेजेंस में रह सकते हो, और डज बीइंग अलोन इन योर ओन सेल्फ मेक यू फील अनकंफर्टेबल? बिकॉज ना ये एक बहुत बड़ा एक टेस्ट होता है लाइफ में कि यू फील कि तुम अपने से कंफर्ट में रह सकते हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, फ्रॉम विद इन यू आर फुलफिल्ड। तो वो ना एक कैपेसिटी होती है अपने में बिल्ड करनी होती है धीरे धीरे।
तो आई फील लाइक वो एक चीज रहती है। खैर आजकल तो शहरों में लोनलीनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी बेनिफिशियल अगर उसको सही वे में लें और उसको एज अ टूल यूज करें ग्रो करने के लिए। सही कह रहे हो। और साथ ही साथ पता है क्या है, ये लोनलीनेस जब हिट करती है, ठीक है कोई बात करने को नहीं है, वो इंसान थेरेपी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अगर आप एक थेरेपी का एक सेशन लेने भी जाएंगे तो 2,000 रुपए से स्टार्ट होता है यहाँ पे। मतलब जो गरीब आदमी है ना उसके लिए नहीं है थेरेपी और मेंटल हेल्थ, वो तो भूल जाए। और उसके बाद फिर आप दोस्त के पास जाओ और दोस्त से बोलो यार मैं यार बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, भाई क्या करूं। बंदे पता है कैसे रिप्लाई मेरे को कैसा दिया था। मैं पिछले साल मेरे को जब डिप्रेशन हुआ था, सीजनल डिप्रेशन जब होता है, मेरे को बंदे कह रहे हैं आप एक काम करो रशियन मंगवा लो एक। विश्वास करोगे, ऐसे ऐसे एडवाइस आ रहे थे मेरे को। और एक बंदा कह रहा है स्पा चले जा भाई, फिर कह रहा है एक तू ट्रेवल करा भाई। मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है लाइफ के अंदर, बस अकेला फील करता हूँ इसलिए दुख होता है, तुम लोग आते हो अच्छा लगता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो आप देखते हो जिस हमारे जो दोस्त वगैरह भी है ना, चाहे हमारा जो मर्दों का ग्रुप है मोस्टली, उसको जीरो नॉलेज है मेंटल हेल्थ की, उसको जीरो नॉलेज है कि कैसे कंफर्ट करे सामने वाले इंसान को, अगर सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो। यार थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दो अपने बारे में, मैं तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया कि अब ऑडियंस को पता तो होना चाहिए कि यार आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से हो, बताओ यार। अच्छा, तो मेरा नाम मिहिर पॉल है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ एंड मैं दिल्ली में ही पला पड़ा हूँ। जब मैं 18 का हुआ तो रैट रेस चल रही थी आईआईटी इंजीनियरिंग वाली, बहुत टाइम से चल रही थी। मेरा एप्टीट्यूड था भी, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी बोर्ड्स में एंड आई डिड वेल। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत करता था, आईटी क्विज कॉम्पिटिशन्स, गेमिंग, सब में इन्वॉल्व था। बट कुछ एक अंदर एक पता है चाहत थी कि लगा कि बाहर पढ़ाई करनी है, यहाँ नहीं पढ़ना, वो भी इंजीनियरिंग बाहर से करनी है। किया अप्लाई, बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत जगह एडमिशन भी हो गए। आउट ऑफ द ब्लू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज आई चोज यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए उस टाइम पे कंट्री में सेकंड नंबर पे था, एमआईटी के नीचे। तो मतलब काफी बढ़िया प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, मतलब फ्यूचर पाथ सेट सोच के मैंने वो कदम लिया था। अब वहां गए तो बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक जो मिला, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था नहीं। द वे हमें जिस तरीके से यहाँ हमारा कम्युनिटी है, जिस वे में हम ग्रो करते थे 1990s में, 2000s में, वहाँ कल्चर ही बिल्कुल कंप्लीटली अलग था। बहुत वेज में बहुत सारे मेरे बिलीव्स चैलेंज हुए, बहुत सारे मेरे जो नोशन थे वो चैलेंज हुए। तो वहां पे सबसे बड़ी बात ये थी कि वो तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स लो। दे आस्क यू टू टेक एनीथिंग दैट इज नॉन टेक्निकल। मैं तो टेक्निकल बंदा था, मैंने सारे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे। मैंने बोला यार चलो ट्राई करते हैं कुछ, मुझे छूट मिली लाइफ में पहली बार, इतने हजारों मील दूर, पेरेंट्स से दूर, सबसे दूर, आई कैन मेक माई ओन डिसीजन। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पता था कि सोसाइटी जज नहीं करने वाली कि ये क्या पढ़ रहा है अदर देन इंजीनियरिंग। मैंने बोला ठीक है मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ता हूँ, बोला मैं साइकोलॉजी पढ़ के देखता हूँ। और जो मजा आया उन क्लासेस में और जो मेरा एंगेजमेंट था उन क्लासेस में, मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया था। मतलब मेरी पूरी अपब्रिंगिंग ही एक ऐसे टेक्निकल टाइप की हुई थी, और मुझे पसंद भी था, मैं अच्छा भी था टेक्निकल, बट मुझे नहीं पता था कि उसमें मेरा कभी इंटरेस्ट आएगा या मैं उसमें कभी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। लेकिन जिस वे में मैं एंगेज हुआ, मुझे ना इंजीनियरिंग से बिल्कुल मन हट ही गया। आई कुड नॉट इमेजिन, मुझे लगता नहीं था कि मैं ये बड़ा हो गया या 10 से 10 साल बाद यही चीज कर पाऊंगा। मुझे लगा इसमें मेरा फ्यूचर नहीं। मुझे अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी में। मुझे ये नहीं पता था इसका करियर बनाऊंगा या क्या होगा। मुझे लगा कि फाइन, आई जस्ट, मुझे बहुत ज्यादा पैशन है इसमें तो देखते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पेरेंट्स काफी मतलब मॉडर्न लिबरल टाइप के हैं, तो उन्होंने बोला देखो जो जिसमें तुम्हारा पैशन है वो करो। तो फिलोसफी पढ़ते पढ़ते मुझे, साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट आया, वो भी साइड क्लासेस लेने लग गया। तो मैंने सोचा यार डबल डिग्री क्यों नहीं कर लेते, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन लेट्स डू इट। तो
वही साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की मैंने डिग्री फिनिश की यूएस में 2016 में। एंड 1 साल ज्यादा लगा, इंजीनियरिंग करता तो 4 साल में निकल जाता। सब्जेक्ट मैंने एक साल के बाद चेंज कर दिया था। 1 full year आई स्टडीड इंजीनियरिंग बट दे अलाउ यू टू चेंज योर मेजर। तो मैंने सेकेंड ईयर से चेंज किया। एंड मैं आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इधर उधर मैंने मैनेजमेंट टाइप रोल्स थोड़े बहुत इधर जॉब्स में किए, लेकिन आई वॉजंट रियली सेटिस्फाइड इधर। हमेशा से ही मुझे वो एक स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट क्यूबिकल वाली लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन जब स्टार्ट करते हो तो मिलता वही है। तो बहुत अलग अलग पोजीशंस थे। कहीं मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया, कहीं मैंने डिफेंस जर्नलिज्म करी। एक साल मैंने मैंने एक पॉलिटिकल मैगजीन के लिए मैं एडिटर था। तो ये सारी चीजें करके थोड़ा बहुत कंटेंट ये सब करके आई इवेंचुअली गॉट इनटू एडटेक। तो मैंने एक एडटेक कंपनी ज्वाइन करी 2020 में जो यूएस बेस्ड थी, कोविड के जस्ट पहले। तो उन्हीं के लिए तब से मैं अभी एसोसिएटेड हूँ। एंड अदर देन दैट, अदर देन दिस पर्टिकुलर थिंग, मेरा पर्सनल एक पैशन बीच में कोविड टाइम में उगा, विच वाज टू ग्रो मशरूम्स। तो माइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फील्ड ऑफ ग्रोइंग मशरूम्स। बहुत ही अलग है। पौधे उगाना बहुत इजी है बिकॉज वो बहुत सालों से ह्यूमंस कर रहे हैं, खुद भी उगते हैं पौधे। मशरूम लेकिन खुद उगाना इज लाइक नेचर में, नेचर का एक वो प्रोसेस को आर्टिफिशियली रेप्लिकेट करना, बिल्कुल स्पेसिफिक, बहुत बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसका भी एक बड़ा जर्नी था। मैंने जब शुरू किया ये तो बहुत फेलियर देखे, मशरूम उगते ही नहीं थे। मतलब मैं अलग अलग गोरमे मशरूम्स ट्राई करता था, ऑयस्टर्स और ये सब। बट क्या होता है मशरूम ग्रोइंग में ना, बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस चाहिए होता है बिकॉज वो सारी छोटी माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? लाइक कोई बीज बीज आती है, क्या चीज होता है लाइक? मैं बताता हूँ। तो क्या होता है, मशरूम अपनी लाइफ साइकिल शुरू करता है स्पोर से। ओके, स्पोर हाँ। होता है माइक्रोस्कोपिक, एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक बीज मान लो, बीज वहीं से शुरुआत होती है। अब वो स्पोर क्या करता है, जब जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब जहां भी न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं, कहाँ भी न्यूट्रिशन होता है, तो वहां पे वो स्पोर एक अपने आर्म्स निकालता है। उसको हाइफे बोलते हैं, थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जोड़ के एक वेब बनता है। उस वेब को बोलते हैं माइसिलियम। ये होता है ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रहता है ग्राउंड के नीचे, व्हाइट कलर का एक लेयर होता है। ठीक है, वो असली ऑर्गेनिज्म होता है। मशरूम तो सिर्फ एक फ्रूट है, एक ट्री का एक फ्रूट जैसे मान लो वैसे है। तो अब क्या है कि वो माइसिलियम जो है वो फैलता है, वो कंज्यूम करता है रिसोर्सेज और वो फैलता रहता है। और जब उसको कंडीशंस सही मिलते हैं या उसको लगता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए मशरूम्स को बाहर भेजता है। अब कैसे भेजता है, वो ये टेस्ट करता है जहां जहां उसको फ्रेश एयर मिल रहा है, क्योंकि है तो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड तो फ्रेश एयर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो ये छोटे छोटे वो सेंसर्स काइंड ऑफ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो निकाल के सेंस करता है कि अच्छा यहाँ हवा आ रही है, मतलब ये ग्राउंड के ऊपर होगा। तो वहां से वो मशरूम निकालता है। अब अच्छा। मशरूम जो निकलते हैं, मशरूम है ही वो वही चीज, माइसिलियम ही है, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो एक ट्विस्ट हो के एक हार्ड एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मशरूम बोलते हैं। और वो अच्छा। मशरूम, छोटा मशरूम, बेबी मशरूम को पिन बोलते हैं। पिन होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पूरा फुल मशरूम बन जाता है। जब उसका हेड खुलता है ना, जब कैप खुलता है यूं फ्लैट हो जाता है जब, तो वो स्पोर्स फिर रिलीज कर देता है। और वो अच्छा। स्पोर्स फिर लैंड करते हैं ग्राउंड में और फिर वो पूरा साइकिल रिपीट होता है। तो ये चीज नेचर में होती है तो साल में एक बार या दो बार होती है, जब मॉनसून होता है, ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन उस चीज को लैब में करना या फार्म में करना बहुत अलग है, बहुत स्पेसिफिक चाहिए। और ये जो साइंस है ना मशरूम ग्रोइंग की, बहुत ही फेयरली न्यू है। इनफैक्ट 1800s में was the first time that humans started cultivating mushroom। मतलब ये पहला टाइम था जब ह्यूमंस ने फिगर आउट किया कि पेरिस में हुआ था ये बाय द वे, कि केव्स के अंदर वो बटन मशरूम उन्होंने पहली बार उगाने ट्राई किए थे और उग गए थे उनसे। तो वो अच्छा। फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड ये था कि अच्छा ह्यूमंस ने ट्राई किया और हो गया। उसके बाद से ये साइंस ह्यूमन टू ह्यूमन, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट प्रोसीड होता रहता है। हम्म।
राइट। सो इसी में मेरी जर्नी ये थी कि इनिशियली मैं काफी फेल किया, बिकॉज साइंस समझने में टाइम लगता है। इसमें जो घुसते भी है उनकी डिग्रीज होती है माइकोलॉजी में। खैर मैं यूट्यूब पर किताबें पढ़ के कर रहा था। तो लेकिन हुआ एक 6 महीने बाद मेरे, तो मैं पीटरी डिश में काम करते हैं इसमें। बेसिकली स्पोर्स का जो काम होता है पीटरी डिश में होता है, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में होता है। क्योंकि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, एक छोटा सा भी बैक्टीरिया या कोई और स्पोर लैंड कर गया, वो आपका सारा खराब हो जाएगा। तो देखा कि इतने महीने के फेलियर बाद पीटरी डिश के अंदर माइसिलियम से एक बहुत छोटा सा एक मशरूम निकला। तो वो एक काइंड ऑफ एक रे ऑफ होप था मेरे लिए कि अच्छा ही नहीं, ये पॉसिबल है। फिर वही लर्न करते करते, टेक्निक सीखते सीखते बेटर होते गया। तो मुझे लगा यार इसका बिजनेस क्यों नहीं बना ले। तो अभी क्या करते हो, तो लाइक मतलब कौन से मशरूम उगाते हो, जो खाने वाले हैं या फिर वो हाँ, सिलोसाइबन मशरूम? नहीं नहीं, खाने खाने वाले। बट इसमें क्या है कि मैं लैब वर्क करता हूँ, मैं कल्चरिंग बनाता हूँ। मतलब जो पीटरी डिशेस होती हैं या जो कल्चर्स यूज होते हैं जिनसे फार्म्स ग्रो करते हैं अपने मशरूम, वो मैं करता हूँ। तो मतलब ये उगाने के पहले वाला स्टेप है। और इसलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्स और ये सब भी मुझसे ले चुके हैं, जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। राइट। सिर्फ खाने वाले मशरूम नहीं होते, मेडिसिनल वाले भी होते बहुत सारे। एंड वो ऐसे वाले होते हैं जो आपका ब्रेन एनहांस कर सकते हैं, आपका इम्यूनिटी एनहांस कर सकते हैं, आपका गट हेल्थ एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो उनके अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग कल्चर्स आते हैं। तो वो मैं कल्चर्स रखता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। खैर अभी तो Okay. समर है। समर में कोई समर में जनरली ज्यादा लोग ये बिजनेस उतना चलता नहीं है। बट एज द मॉनसून कम्स ये पिकअप करता है, बिकॉज वो एक फेवरेबल टाइम है। नहीं तो लोग तो करते ही हैं एसी चला के, आर्टिफिशियली टेम्परेचर कंट्रोल करके। बट यही है कि मशरूम की दुनिया एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, जो मैं जिसमें घुस गया था। तो फिर अब वही है कि काफी डीप इनटू इट चला गया। बट हाँ वही है, इट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू अदर देन जो मैं टेक का काम करता हूँ। पैसे बना रहे हो आप, नया बिजनेस ये, लेकिन ये बहुत ही अतरंगी बिजनेस प्लान है यार। मतलब कोई बंदा मशरूम उगा रहा है, मतलब अगर हम अपने घर वालों को बता देंगे तो बोलेंगे भाई किसानी नहीं करनी, खेती नहीं करनी है, तू अपना काम कर जो भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू, ये मशरूम उगा के बेचेगा। हाँ यार, तो सबसे पहले भाई हमारे ओशो जी से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि यार ओशो जो है ना, हम्म। वो एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर था कि जैसे आपने देखा होगा हमेशा ना सेक्स को इम्प्योर माना गया है, हमेशा एक गलत चीज मानी गई है। जब स्पिरिचुअलिटी की बात है, रिलीजन की बात है, कहा जाता है कि सेक्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपको उस पथ से हटा देगा। आपको स्पिरिचुअलिटी अगर जानी है, उस सच को जानना है, तो आपको सबसे पहले सेक्स को छोड़ना पड़ेगा, सेक्स के को निकालना हम्म। पड़ेगा अपने दिमाग से। लेकिन ओशो आते हैं पिक्चर के अंदर, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भैया। ओशो कहते हैं भैया सेक्स जो है वो पावरफुल टूल बन सकता है, बस उसको समझने की जरूरत है। जो सेक्स है वो ऐसा टूल बन सकता है जिससे आप अपने हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हो। ऐसी कुछ बातें कह जाते हैं। तो बताओ यार, ओशो ने क्या कहा सेक्स के बारे में, कैसे जो सेक्स है वो एक पावरफुल टूल बन सकता है स्पिरिचुअलिटी की राह में? अरे वो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ओशो का अंडरस्टैंडिंग सेक्स का क्या था। अब हम्म। ये जो जो पहली बात आपने छेड़ी है कि जो हमारे कल्चर में सेक्स को बैरियर माना जाता है गॉड के पाथ में। ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कहीं भी सेक्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक अल्टीमेट एक बैरियर है, तुम गॉड को अचीव नहीं कर सकते। मतलब दैट्स द फाइनल बैरियर। तो ओशो का मानना ये था कि ये ईस्टर्न जो एक अंडरस्टैंडिंग है, इंडियन अंडरस्टैंडिंग है सेक्स की, ये ईस्टर्न कल्चर्स, इवन चाइनीज कल्चर, ईस्टर्न कल्चर्स में जो अंडरस्टैंडिंग है बड़ी रिप्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज हम सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल अर्जेस को पूरी तरह से रिप्रेस करते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि वो हमें स्पिरिचुअलिटी में बाधा डालेगा या हमारी अंडरस्टैंडिंग में बाधा डालेगा। अब ओशो यूज्ड टू से कि वेस्ट में इसका ऑपोजिट है, कि वहां पे ओवर फैंटेसाइज कर देते हैं सेक्स को लेके। सेक्स ही सब कुछ है, अल्टीमेट गोल लाइफ का सेक्स है। तुम्हारी जितने तुम्हारे पार्टनर है तुम उतने हॉट शॉट हो हैं। तो उधर कल्चर पूरा ही इसका एक सिक्का है ना, सिक्का का ऑपोजिट साइड उधर ही है कि उधर भी खराब ही हो रखा है। मतलब दिस इज अ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड्स। ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने रिप्रेस कर दिया भाई। हमने बोला भाई पॉसिबल ही नहीं है सेक्स, भाई तो बाल ब्रह्मचारी बन के रहेंगे।
है, और उधर बोल दिया कि भाई सेक्स ही सब कुछ है, सब भूल जाओ, बाकी तो हम तो किसी की भगवान से मतलब नहीं है। तो मिडल पाथ, मॉडरेशन, ओशो का हर चीज में एक ये मॉडरेट अप्रोच था, राइट। एंड सबसे बड़ी बात थी कि ओशो व्यूड सेक्स बियॉन्ड द गिल्ट एंड द शेम, बिकॉज हम अपनी लाइफ में, हमारे अपब्रिंगिंग में ये बहुत ही डीप रूटेड एक गिल्ट और एक शेम रहता है सेक्स को लेके, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में। आई एम श्योर अदर कल्चर्स में भी होता होगा, बट हमारे कल्चर में काफी बचपन से इस चीज को रिप्रेस किया जाता है, मतलब गंदी गंदी सोच है, गंदी बातें हैं, मत सोचो इनके चीजों के बारे में, एक्सप्रेशन नहीं होता है। खैर, अब जो मॉडर्न डे एंड एज आ गया है, सेक्स एजुकेशन आजकल हो रहा है, इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है, तो फिर भी इट इज अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जब हम बच्चे थे तो तब बिल्कुल भी नहीं था, हमारे पेरेंट्स बच्चे थे तो भाई सोच लो, है ना। बट ये चीज है कि ओशो का ये हमेशा था कि सेक्स इज अ पाथ टू लिबरेशन, इट इज अ सेक्स इन इटसेल्फ। ओशो बिलीव करते थे कि सेक्स इज जस्ट अ एनर्जी, it's just like hunger, भूख लगती है, प्यास लगती है, सेक्स इज जस्ट वन ऑफ दोज बॉडीली थिंग्स। अब बिकॉज हम उस चीज को रिप्रेस करते हैं, साइकोलॉजी में भी ये होता है, दैट विच यू रेजिस्ट परसिस्ट, मतलब जिसको तुम रोकोगे वो बढ़ेगा, राइट। तो अगर हम सेक्स की अर्जेस को या सेक्सुअलिटी को रिप्रेस करते हैं, वो और ज्यादा हावी होता रहता है हमारे थॉट्स में, सबकॉन्शियस में, वो ड्राइव करता है हमारे डिसीजंस, राइट। तो फॉर हिम, फॉर ओशो, ये था कि सेक्स शुड बी अ पाथ टू लिबरेशन। अगर तुम उसको एक मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बना लो, या सेक्स को ट्रांसेंड कर लो, उस एनर्जी को, सेक्स की एनर्जी को, या जो भी एक अंदर से जो एनर्जी है जो तुम्हें ड्राइव करती है प्रोक्रिएट करने के लिए, उस एनर्जी को तुम यूज करके ट्रांसेंड करो, मेंटली, स्पिरिचुअली, राइट। दैट वाज हिज बिलीफ। जो ओशो थे वो ये कहते थे, आपने अगर उनकी किताब पढ़ी है, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस करके एक किताब है, पढ़ी है आपने? सुना है मैंने उसके बारे में। हाँ हाँ, वो कहते थे कि यार जो सेक्स है ना वो एक ट्रेलर की तरह है। वो जो परम सुख है ना जो मिलता है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ यार, पर जो परम सुख है ना उसका एक, उसकी एक छवि है सेक्स के अंदर। बस सेक्स तो बस तुम्हें एक वो ट्रेलर दिखा रहा है कि जब तुम उस वहां तक पहुंच जाओगे ना तो क्या खुशी मिल सकती है तुम्हें, क्या अचीव कर सकते हो तुम। ठीक है, इसलिए बार बार तुम सेक्स करते हो, फिर नीचे ऑर्गेजम होता है और खत्म हो जाते हो, फिर वापस करने का मन करता है। तो जो अंदर से आवाज ये आ रही है कि भैया वो सुख तक पहुंचना है, लेकिन जो मेथड है वो गलत है। सेक्स पहुंच नहीं सकता, सेक्स एक टूल बन सकता है बस तुम्हारा उस चीज को समझने के लिए। ये उस बुक के अंदर था। और मैं भी काइंड ऑफ ये थोड़ा ये समझता हूँ कि जैसे ओशो का ये था कि वो कुंडलिनी योगा में बहुत बिलीव करते थे, कराते भी थे कुंडलिनी मेडिटेशन, राइट। और जो भी टाइप के अलग अलग मेडिटेशंस कराते थे वो सारे यही काइंड ऑफ एनर्जी को हार्नेस करके ट्रांसफॉर्म करने की बात होती थी, मतलब इस एनर्जी को, या जो ये अर्ज है, इसको एक प्रोडक्टिव वे में, स्पिरिचुअल वे में कैसे यूज करें, राइट। कि इसको, पहली बात, सेक्स को एज अ गोल ना बनाए, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब जैसे बोला आपने कि जैसे ट्रेलर है, पूरी मूवी तो बहुत कुछ है, और वो तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा जब तक सेक्स का ये कीड़ा बीच में से हट नहीं जाता। और ये हटता तब है जब हम एक्सेप्ट करते हैं सेक्सुअलिटी को, फर्स्टली अपनी खुद की, और सेकेंडली हम जब एक्सप्रेस कर पाते हैं विदाउट रिप्रेसिंग आवरसेल्व्स, विदाउट स्टॉपिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को विदाउट शेम एंड गिल्ट सेक्सुअली एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो चीज। तो उनका यही यही कहना था कि सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसको यू कैन ईदर फॉल स्लेव टू इट, तो अपनी अर्जेस पे एक्ट करते रहो, या तुम उसको यूज करके आगे बढ़ सको। एंड इनफैक्ट ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, दैट वो उनका एक कोट था कि मतलब कोट भी नहीं था ये, तो बात यही है कि मतलब ओशो को एज अ गुरु को हमेशा एक काइंड ऑफ सेक्स गुरु काइंड ऑफ माना गया है वेस्ट में। उनको ये पसंद नहीं था बिकॉज वो खुद को भी ये समझते नहीं थे, सेक्स वाज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। वो तो मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, मटीरियलिज्म के बारे में बात करते हैं, वो सारी बातें छोड़ के दिमाग वहीं जाता है, बिकॉज वो यही प्रूव करता है कि हम एज अ सोसाइटी बहुत रिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा। इसलिए
हमारा भी एक ऑब्सेशन उसके साथ ही है, वो चीज है। लेकिन फिर ओशो ने जो बोला था ना कि ये अपनी एनर्जी को यूज करके ट्रांसेंड करो, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। इसको नो फैप मूवमेंट बना दिया आज के यूथ ने, नो फैप मूवमेंट बना दिया कि भैया आप इस एनर्जी को हम इतना रिप्रेस कर देंगे कि आप इसको यूज करेंगे हम। आपने देखा रणवीर रणवीर अलाहाबादिया को, अगर जानते हो आप, हाँ हाँ उसने नो हाँ फैप मूवमेंट शुरू कर दिया कि भैया जो सीमन है, सीमन रिटेंशन जैसी चीज उसने वो इंट्रोड्यूस कर दी कि ये जो सीमन होता है वो नरिश करता है हमारे ब्रेन को और फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी की राह में आगे हमें ले जाता है। ऐसी ऐसी चीजें बाहर आई। अब तो देखो इसमें ना बड़े सारे लेवल्स हो सकते हैं। एक अगर बिल्कुल साइंटिफिक लेवल पे देखो तो नो फैप में ऐसा कुछ साइंटिफिक डेटा कहीं से आया नहीं है कि वो बहुत बेनिफिट करता है। लेकिन अगर उसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से देखो कि जो वो प्रैक्टिस करते हैं, एब्स्टिनेंस या सीमेन रिटेंशन या नॉट वाचिंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये सब बंद करना, इससे जो इफेक्ट्स आते हैं बहुत सारे लोग के सिमिलर सब्जेक्टिव इफेक्ट्स लाइफ में वो फील करते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड है। और ये इनफैक्ट ये आलावादिया तो अभी इंडिया में अभी इस टॉपिक को काइंड ऑफ पॉपुलराइज हुआ, बट मैं जब इवन बैक इन 2011-12 में जब मैं बॉडी बिल्डिंग में रिसर्च करता था, मैं रेडिट के फोरम्स बहुत पढ़ता था। वहां एक सब रेडिट, बहुत पुराना सब रेडिट है, r/nofap, वो मैंने डिस्कवर किया था तब के टाइम में, जहां लोग बात करते थे कि इतने प्रोफाउंड इफेक्ट उनके हो रहे हैं लाइफ में। बट मेरे हिसाब से पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नो फैप की? ये एक चीज है कि वो जो एक ऑब्सेसिव एक नेचर है हमारा एज एज पीपल की, भाई बिकॉज ऑफ रिप्रेशन तो सेक्स ऑब्सेशन एक रहता है, उस चीज को ट्रांसम्यूट करके आगे बढ़ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये बहुत ही पॉसिबल है। राइट, नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ज्यादा। उसमें भी बंदा यही बात करता है कि सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन से ही आदमी आगे नेक्स्ट लेवल पे जाता है लाइफ में। राइट, एंड ये देखोगे अभी बहुत सारे एथलीट्स जो फाइटर्स है, यूएफसी फाइटर्स हैं, वो नो फैप प्रैक्टिस करते हैं और वो कुछ कुछ पार्टनर्स के आसपास भी नहीं जाते फाइट के कुछ दिन पहले। बॉक्सर्स ऑल्सो, इवन एथलीट्स लाइक बास्केटबॉल प्लेयर्स, तो बिकॉज दे फील दैट वो रिटेंशन से कुछ एक जान अंदर रहती है फिर भी जो वैसे नहीं रहती। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा न्यूरोलॉजिकली साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो होता भी है कि देखो अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा होता रहता है तो तुम्हारी ब्रेन की जो रिवॉर्ड पाथवेज है, डोपामाइन से छेड़खानी हो जाती है, वो इसलिए उससे तुम्हारे हैबिट बना सकता है और तुम यू कैन फील अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम विद दैट। जैसे ये फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम भी रहती हैं, स्पेशली टू अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत एडिक्टेड रहते हैं पॉर्न से और इन सब चीजों से। तो वो एक न्यूरोलॉजिकल चीज हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं नो फैप में। मतलब ये नो फैप करने से फायदा नहीं होगा, नो फैप के साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे आप एथलीट्स वगैरह हैं, अगर मान लो वो ट्रेनिंग ना करे, कुछ ना करे, बोले भाई मैं नो फैप कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा, ना वो अपनी डाइट पे ध्यान दे, ना वो कुछ किताबें पढ़े, ना वो अपने कोच से बात करे, ना भाई मैं नो फैप कर रहा हूँ काफी है मेरे लिए, तो वो काफी नहीं है। नो फैप के साथ बहुत सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अब करेक्ट, बिल्कुल। अब ओशो की बात हो गई तो भैया जिद्दू कृष्णमूर्ति को कैसे भूल सकते हैं यार। मुझे पता है, मैंने जो उनके जितने भी वो वीडियोस वगैरह पढ़े हैं यूट्यूब पे, मैं उनको देखता था ना, वो इतना गंदा रोस्ट करते थे ना रिलीजन को, इन गुरुओं को जो ये बोलते हैं ना कि हम तुम्हें सच तक ले जाएंगे, उस स्पिरिचुअलिटी के राह पे तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां कोई नहीं पहुंचा पाया। उनको बहुत रोस्ट करते थे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो एक बार ना जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी क्या थी, वो क्यों थे ऐसे, उनके बारे में बताओ यार। पहले बात करते हैं द बिगेस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन ओशो एंड जिड्डू कृष्णमूर्ति, जो सबसे बिल्कुल निखर के बाहर आती है। अब लगता भी नहीं होगा कि इन दोनों के बीच मैं क्या वही सोच सिमिलर रहा हूँ कि हाँ 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 हाँ, हाँ। है ना। लेकिन ओशो का ये मानना था कि असली मेडिटेशन जो है वो एक प्रैक्टिस नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कि वो एक तुम अलग से कुछ एक स्पेशल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो तुम्हारा डिफॉल्ट एक स्टेट है। वो कैसा स्टेट है? एक नो थॉट वाला स्टेट है जिसमें तुम सब ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम ऑब्जर्वर हो दुनिया के, माइंड के, बॉडी के, हर चीज के। एंड वो ये बिलीव करते थे कि द द हाईएस्ट स्टेट जो अचीव कर सकता है इंसान वो ये है टोटल अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट एट ऑल टाइम्स।
आजकल की दुनिया में हमारा अटेंशन स्पैन इतना खराब है, और हमारे सबसे बड़ी ये चीज है कि हम, और ये पता ही होगा यार, कि हम जब थॉट्स प्रोसेस करते हैं, हम अपने दिमाग में अपनी सुनते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ हमें खुद की वॉइस सुनाई देती है अपने दिमाग में, है ना, या विजुअल मोनोलॉग चलता है। हाँ। एग्जैक्टली। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूरोटिक थिंग्स, मतलब सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब करने वाली वो चीज है, द ऑब्सेसिव थिंकिंग नेचर, जो हमारा इंटरनल मोनोलॉग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो ओशो का ये कहना था, उस चीज को साइलेंस करना और हर चीज को पैसिवली ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर बनना, इम्पार्शियल बनना, दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। एंड जिड्डू कृष्णमूर्ति भी यही बोलता था, राइट। एंड अब पाथवे भी दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर था इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक, बट वहां वो डिफरेंट सिमिलैरिटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति के फिलॉसफी के बारे में। सबसे पहली बात ये थी कि जिड्डू कृष्णमूर्ति का बिलीफ था कि तुम्हें अपने आप को जानने के लिए बाहर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे आंसर अंदर ही हैं। इसको सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं, राइट। खुद को जानना थ्रू इंक्वायरिंग द सेल्फ, मतलब पूछना मैं कौन हूं। और ये नहीं, थॉट से नहीं पूछना कि भाई मैं कौन हूं और मैं कौन हूं रिपीट करते रहो मंत्र जैसे, इसकी बात नहीं है। सेल्फ इंक्वायरी मतलब एक्चुअली अपने दिमाग से जानने की कोशिश करना कि ये जो एक मैं, जो मुझे लगता है मैं हूं, मैं क्या हूं, या मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, राइट। उनका ये मानना था कि खुद को समझने से तुम दुनिया को समझ सकते हो, दुनिया को अलग से समझने की जरूरत नहीं है, खुद को समझ लो, दैट्स मोर देन इनफ। वो ये भी कहते थे कि थॉट्स आर लिमिटेड, थॉट्स हैव लिमिटेशंस, इसलिए थॉट के बियॉन्ड जाओ, राइट। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जो तुम थिंक कर सकते हो वो अपने मेंटल फ्रेमवर्क के अंदर थिंक कर सकते हो, तुम्हारी मेमोरीज के अंदर, या तुम्हारे थॉट्स आर कंडीशनड बाय योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या योर पास्ट नॉलेज, राइट। तो उनका ये कहा था कि यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट, टू अंडरस्टैंड कि तुम जो थॉट्स थिंक कर रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, और वही सारा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। मतलब बेसिकली पॉइंट ये था कि थॉट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। थॉट के बियॉन्ड जाओ, थॉट के बियॉन्ड तुम कौन हो, राइट। अगर मैं यहीं एक बार रुक के अपने आप से ये पूछता हूँ हु एम आई, अब मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा हु एम आई तो मैं बोलूँ, मेरा दिमाग बोलेगा हाँ यू आर मिहिर, वो आंसर नहीं है, मेरा नाम मेरा आंसर नहीं है। बिकॉज मैं पूछ रहा हूँ हु एम आई, मतलब आई वाली जो मेरी फीलिंग है मेरे बॉडी में, जब मैं आई बोलता हूँ मैं अपने चेस्ट को टच करता हूँ। हम क्यों करते हैं, हम जब आई बोलते हैं, मैं बोलते हैं ना, बिकॉज वो हमारा ईगो, हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो इधर बॉडी में काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हमारे एक्सपीरियंस में, राइट। तो उसी सेंस ऑफ सेल्फ को वो चैलेंज करते थे। वो कहते थे कि ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है तुम्हारा, ये एक इल्यूजन है, ये सेपरेट सेंस ऑफ सेल्फ जो है तुम्हारा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, तुम जो अपने अपने खुद को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो, तो नेचुरली तुम्हारा माइंड कहता है कि भाई ये मैं सेल्फ हूं, और जो भी मैं नहीं कंट्रोल कर सकता वो नॉन सेल्फ है, राइट। बट द थिंग इज दैट ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो तुम्हारा माइंड क्रिएट करता है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे बॉडी में है वो भी तुम कंट्रोल नहीं करते, राइट। तो वो जो एक एक सेंस है कि भाई मैं एक अलग चीज हूं और मेरे अलावा बाहर एक दुनिया है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा, ये पूरा ही एक इल्यूजन है। और ये इल्यूजन ही सफरिंग को क्रिएट करता है, क्योंकि तुम्हारा एक सेपरेट सेल्फ एग्जिस्ट करता है जिसको चीजें होती रहती हैं। बोलते रहते हैं ना लोग, यार मेरे साथ ही क्यों होता रहता है, मेरे साथ ये हो गया यार, मेरे साथ वो हो गया यार। तो वो बिकॉज तुम्हारा एक सेंस, तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है कि तुम्हारा एक सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ है, जिसको तुम मेंटली कंटिन्यू कर रहे हो बाय रीलिविंग इट थ्रू स्टोरीज जो तुम दूसरों को बताते हो या जो तुम शेयर करते हो। बिकॉज मैं सही बता रहा हूँ, अभी सबसे ये पूछ सकते हैं, अगर बिल्कुल अभी कुछ सोचो ना, कुछ मत सोचो, अपनी बॉडी को देखो, अपने रूम को देखो, एंड ट्राई टू लोकेट, ढूंढो कि वो आई कहाँ है, द सेंस ऑफ आई या जो मैं है वो कहाँ है, क्या है वो। मेंटली उस चीज को आंसर मत करो, उसको ढूंढो, फिजिकली ढूंढो।
अब जब तुम ढूंढते हो उस चीज को तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। पहली पहली चीज तो मुझे समझ में आती है कि वो कोई एक फिजिकल लोकेशन नहीं है। मतलब आई कहीं ऐसे सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो तुम आई बोलते हो क्योंकि तुम आई को लाते हो इधर बोलने के लिए, बट अगर कुछ बोलो ना, साइलेंट रहो और चुप करके ढूंढो, कहीं है नहीं। आई को तुम बना रहे हो मेंटली कि भाई मैं एक सेपरेट सेल्फ हूं और तुम नहीं हो। बहुत एक इंटरेस्टिंग ये वाली फिलॉसफी से रिलेटेड एक है, अगर व्यूअर्स चेक कर सकते हैं चीज। डगलस हार्डिंग एक बंदा था जिसने एक फिलॉसफी और एक वे निकाला था कॉल्ड द हेडलेस वे। उसका ये मानना था द सिंपलेस्ट पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रू सेल्फ इज, कि अपने हेडलेस नेचर को अंडरस्टैंड करो। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि हम सब देख सकते हैं, राइट? हम अपने रूम में सब देख सकते हैं, मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ, मैं अपनी छाती तक देख सकता हूँ, लेकिन मैं जब पीछे जाता हूँ ना अपने फेस की तरफ, कुछ नहीं दिखता मुझे। मतलब यहाँ एक क्लैरिटी है जिसमें पूरा दुनिया आ रहा है, राइट? पूरा द होल एक्सपीरियंस जो मेरा है 360 जो मुझे दिख रहा है सब कुछ, वो सारा इस पीछे की तरफ आ रहा है। मतलब मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ, अपने अटेंशन को पीछे लाके देखो, कुछ दिखता है? अपना फेस को तो नहीं देख सकते ना हम। जस्ट एज फायर कैन नॉट बर्न इट सेल्फ, या पानी खुद को गीला नहीं कर सकता, ये सेल्फ अपने आप को देख कभी नहीं सकता। सेल्फ सिर्फ सेल्फ बन सकता है, इसीलिए वो कभी दिखता नहीं है। इट इज नेवर गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस जो तुम ढूंढ पाओगे। वो तुम सिर्फ समझ सकते हो कि तुम हमेशा से वो रहे हो, राइट? तो काइंड ऑफ जिड्डू कृष्णमूर्ति का भी यही मानना था कि वो सेल्फ को डिस्कवर करो, द सेल्फ दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब तुम्हारा जो एक सेल्फ है जो हमेशा सेम रहता है, जो तुम्हारी ईगो से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी सैलरी से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे रेस से रिलेटेड नहीं है, वो सेल्फ जो सब में भी है। मतलब वो सिर्फ एक अलग सेल्फ, सेपरेट सेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका ये मानना था दैट ये जो अलग सेल्फ वाली चीज है, इसको सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, राइट, ये सारी चीजें ऐसे वाले एक इसको बिलीफ को आगे बढ़ावा देती है। हम स्कूल जाते हैं यार, हमें रोल नंबर मिलते हैं, हमारे नाम रोज प्रेजेंट में, मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी को हमेशा से ही फॉस्टर किया जाता है। हमारे पेरेंट्स हमें नाम देते हैं, हमें अलग अलग कपड़े लाके देते हैं, हमें एक अलग यूनिट जैसे ट्रीट करते हैं, राइट? तो वो चीज है, वो कंडीशनिंग होती है, और वो कंडीशनिंग से एक बिलीफ आता है कि भाई मैं एक सेपरेट सेल्फ हूँ, दुनिया अलग है मेरे से, राइट? यहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि भाई एक तो मैं हूं, ठीक है, और क्या मुझे करवाने की कोशिश की जा रही है इस समाज द्वारा, इस दुनिया द्वारा, और उसके बीच में लड़ाइयां स्टार्ट होती है, उसके बाद वो सफरिंग स्टार्ट होती है, और बंदा अपने आप को सोचता है कि यार मेरे साथ ही हो रहा है ये सब कुछ। अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी भी ऐसी कुछ है, एब्सोल्यूट वाली। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, कि ये आत्मा और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। आत्मा जो हमें लगता है आत्मा इंडिविजुअल सेल्फ है, ब्रह्मांड जो अल्टीमेट रियलिटी है, उन दोनों में फर्क तभी लगता है जब अविद्या होती है, अकॉर्डिंग टू अद्वैत, राइट? जब इग्नोरेंस रहता है। तो अब ये चीज ना पता रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर तुम्हारा एक बहुत ही ईगोइक व्यू ऑफ लाइफ है कि तुम अपने बारे में सोचते रहते हो, तो जिस तरीके से तुम दूसरों से प्यार करते हो या दूसरों से रिलेशनशिप करते हो, वो भी बहुत ही एक अटैचमेंट और डिपेंडेंसी के वे से होती है, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम जेन्युइन रिलेशनशिप्स, राइट? जिड्डू कृष्णमूर्ति का यही था कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तभी आता है जब ऑब्जर्वर जो तुम हो और ऑब्जर्व्ड जो तुम देख रहे हो, उसमें फर्क तुम क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज असली रिलेशनशिप ना वो होता है जिसमें तुम दूसरे में भी खुद को देखते हो, यू लिटरली फील कि तुम अपने से बात कर रहे हो। जब वो लेवल पे तुम पहुंच जाओगे ना अपने रिलेशनशिप्स में, वो तुम उस बैरियर को क्रॉस कर जाओगे कि ये सेपरेट सेल्फ है। और बहुत मुश्किल है क्रॉस करना, बिकॉज किसी से भी बात करना सीइंग विदाउट सीइंग द अदर पर्सन कि भाई वो अलग एक इंसान है, बहुत मुश्किल है। हम अपने बियॉन्ड ही नहीं देख पाते, दूसरे को अपने जैसा कैसे देखेंगे? बिल्कुल, ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये जो जो फिलॉसफी है कि अगर चोर चोरी कर रहा है तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ मैं ही तो चोरी कर रहा हूँ यार। ऐसा नहीं कर सकता ना बंदा यार, कि मेरे को किसी ने मारा चाकू आके तो मैं बोलूं नहीं यार तू तो मैं ही हूँ यार, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू जा। तो हाँ ये डेफिनेटली, आई मीन अब प्रैक्टिकल तो नहीं है, बिकॉज ये इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज जिड्डू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं थी, वो एब्सोल्यूट लेवल पे थी।
अगर वो खुद को ही एक इंडिविजुअल नहीं मानता, वो खुद को एक एज अ सेल्फ, जो हम सब सेल्फ ही हैं, सेल्फ मान लो, हम सब एक कलेक्टिव सेल्फ है, उस व्यू पॉइंट से बात कर रहा है, तो उसके लिए गुड इविल सेम है, इट्स द सेम थिंग। बिकॉज उसमें ये नहीं है कि भाई मेरा वो वाला सेल्फ अच्छा है और ये वाला सेल्फ खराब है, राइट? तो अब वो प्रैक्टिकल टर्म्स में ये एप्लीकेबल ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकल टर्म्स में डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें होती है, हमें रिलेशनशिप्स रखने पड़ते हैं लोगों से, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गए, पेरेंटल रिलेशनशिप हो गए, अपना पार्टनर वाला रिलेशनशिप अलग हो गया, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप अलग हो गया, अपना हॉबी रिलेटेड जो फ्रेंड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप अलग है। तो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल अभी के टाइम में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी चीजें इस बारे में एप्लीकेबल ये हैं, जब भी अपना दिमाग ड्रिफ्ट करता है ना ऐसी चीजों में कि यार हमेशा जो पुअर मी वाला जो एक सिंड्रोम होता है ना कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, बाकी सब तो खुश हैं, तो उस टाइम पे अगर बंदा सेल्फ इंक्वायरी करे ना तो पीस मिलता है, शांति मिलती है, ये जान के कि जिस एक मेंटल इमेज को तुम बढ़ावा दे रहे हो वो एक्चुअली इस प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? वो है तुम्हारे थॉट्स में, ये है। याद है जब हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि जब मैं वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी तो मैं डिप्रेस्ड हो गया था बहुत ज्यादा, बता, याद है? याद है, हाँ आपने हाँ। बताया था। तो यार मेरे को ये बताओ कि क्या सचमुच वेस्टर्न फिलोसफी एकदम डिप्रेसिंग है? क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन नहीं है सफरिंग का। इंडियन फिलोसफी के अंदर तो क्या है, सफरिंग बताई गई है कि हाँ भाई संसार दुखमय है, कि यहाँ दुख ही दुख है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। पर वेस्टर्न फिलोसफी में तो सीधा सीधा बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, फिलोसफर जो ये कह रहे हैं ना भाई जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, जैसे नाइलिज्म हो गया, ये सब हो गया, तो भाई एक्सेप्ट कर लो, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जियो जैसा जीना है वो सिसिफस वगैरह का कॉन्सेप्ट ला देते हैं कि उसी में मीनिंग ढूंढ ले भाई, वो पत्थर ऊपर नीचे करता रहे। तो बताओ यार क्यों वेस्टर्न फिलोसफी इतनी डिप्रेसिंग है, आपको क्यों लगी? मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा डिप्रेसिंग लगी, बट मुझे ये लगा कि वेस्टर्न फिलोसफी का मानना ये था कि भाई आंसर ऐसा कुछ है नहीं लाइफ का, और वो जान के तुम जी लो बस, ठीक है? ईस्टर्न फिलोसफी में मुझे लगा यार कहीं ना कहीं आंसर तो आ सकता है, या आंसर नहीं, एक्सपीरियंस तो कुछ आ सकता है, बेशक आंसर ना है, कुछ एक लर्निंग मिले। अब पता है क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी में ना बहुत अलग अलग ही अप्रोच है, बहुत अलग अप्रोच है। स्पेशली मुझे ये जानने को मिला बिकॉज मैं पढ़ा कॉलेज में, मैंने क्लासिकल पूरा प्रॉपर वेस्टर्न फिलोसफी, राइट? ईस्टर्न फिलोसफी का नामो निशान नहीं था कॉलेज में, यूएस में पढ़ रहा था, लेकिन जो खुद मैंने पढ़ी वो ईस्टर्न फिलोसफीज थी। तो उसमें ना बहुत सारे डिफरेंसेस पता लगते हैं। अब जैसे वेस्टर्न फिलोसफी अपने आप को मेटाफिजिकल चीजों से कंसर्न करता है, राइट? जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, राइट? समथिंग, मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, क्वांटिफाइबल चीज नहीं है, इट इज मेटाफिजिकल, राइट? या द नेचर ऑफ रियलिटी, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? अब वो जैसे डेकार्ट बोलता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो मतलब अपनी एग्जिस्टेंस और अपने थिंकिंग से रिलेटेड। अब ईस्टर्न फिलोसफी इज वेरी डिफरेंट हियर, बिकॉज ईस्टर्न फिलोसफी में स्पिरिचुअल कंसर्न में एम्फोसिस ज्यादा है कि हम जो भी एक कंडीशन में पैदा हुए हैं उसको ट्रांसेंड कैसे करें। जैसे अद्वैता में था कि हमने बात किया कि आत्मा जो सेल्फ है, नेचर, एंड जो अल्टीमेट रियलिटी जो ब्रह्मांड है वो सेम है, राइट? वो अद्वैता का मानना है। अब दिस ऑल्सो फ्लोज इनटू हाउ हम जानते कैसे हैं, मतलब इस चीज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि हम चीजों की नॉलेज गेन कैसे करते हैं, देख के, सुन के, सोच के, दूसरों से सुन के, बहुत सारे वेज होते हैं इन विच यू गेन नॉलेज, राइट? अब वेस्टर्न फिलोसफी अपना नॉलेज गेन करती है लॉजिक, रीजनिंग और एम्पेरिकल एविडेंस से, राइट? क्वांटिफाइबल मेजरेबल एविडेंस। इंडियन फिलोसफी ऑन द अदर हैंड थोड़ा बिलीफ में ध्यान देती है ज्यादा, कि भाई ऐसा है, अब ये मान लो, इसको क्वेश्चन मत करो, इसके आगे सोच लो, लेकिन जो एक ऐसा है वो ऐसा है। या इंडियन फिलोसफी इंटुइशन में ध्यान देती है, या डायरेक्ट एक्सपीरियंस में ध्यान देती है। अलग अलग टाइप के जो योग हो गए, यू कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस इट, राइट? तो मेजरिंग
प्रोसेस में डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी में, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ी डिफरेंस ये है, मैंने ये नोटिस भी करी, कि वेस्टर्न फिलोसफी बहुत ही इंडिविजुअल फोकस्ड है। वो मान लेता है कि भाई तुम अकेले हो, तुम एक अकेले यूनिट हो, चाहे वो तुम सोल अलग है तुम्हारी, वो अलग यूनिट है, या तुम्हारी बॉडी अलग है, तुम्हारा माइंड अलग है, लेकिन वो एक अपने आप को इंडिविजुअल यूनिट मान लेता है। वेयर ईस्टर्न फिलोसफी गोज टुवर्ड्स मोर ऑफ कलेक्टिविज्म, राइट, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव ऑर्डर ऑफ थिंग्स कैसा है, राइट। इंडियन फिलोसफी में जैसे इंद्राज नेट हम बिलीफ रहता है हिंदू फिलोसफी में, कि एक मान लो एक नेट है, जाल है, नेट के जो नोड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो सारे इंडिविजुअल आत्मा है, लेकिन वो मैटर नहीं करते, उनके जो कनेक्शंस है वो मैटर करते हैं, राइट। तो कलेक्टिव फोकस ज्यादा बुद्धिज्म में ये चीज है, राइट। तो कलेक्टिविज्म में ज्यादा फोकस है, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो तुम्हें ईगो से दूर ले जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी काइंड ऑफ ईगो को रीइंफोर्स करता है। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। मुझे ये लगा कि यार ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी इज गुड फॉर रैशनल थॉट, फॉर लॉजिकल थिंकिंग, बट मैं काइंड ऑफ उस चीज में ये सोचता था कि थॉट के बियॉन्ड भी लर्निंग होती है, नॉन कंसेप्चुअल लर्निंग होती है। देखो, व्हेन यू लर्न थिंग्स, तुम्हारी जो अवेयरनेस है एक कंसेप्चुअल अवेयरनेस है। कंसेप्चुअल अवेयरनेस क्या है? कि कॉन्सेप्ट्स की अवेयरनेस है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें पता है लाइफ क्या है, डेथ क्या है, अपना नाम क्या है, सोसाइटी क्या है, सब कॉन्सेप्ट्स है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन नॉन कंसेप्चुअल अवेयरनेस भी एक अवेयरनेस होती है। वो कैसी अवेयरनेस होती है? वो एक्सपीरियंस की अवेयरनेस होती है, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट जो होता है वो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा कंडीशनिंग डालता है चीजों पे। अगर तुम एक मोमेंट को सिर्फ देखो और जज ना करो, उसके बारे में सोचो ना कि मैं क्या देख रहा हूं। अभी अगर मैं इधर देखते हुए चुप हो जाऊं और देखूं, और कि ये भी ना सोचूं कि मैं ये मेरे सामने स्क्रीन है, बस मैं देखूं कि ये है, बस कुछ जो भी है, राइट, वहां पे रुक जाऊं, तो वो वहां पे रुकना इज अ पॉइंट कि तुम स्टॉप कर रहे हो एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग रियलिटी एज इज, राइट। तो ये एक और अप्रोच है। नाउ वेस्टर्न फिलोसफी क्या है कि वेस्टर्न फिलोसफी रियलिटी को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अप्रोच करती है टू डिफाइन इट, कि क्या है फिजिकल रियलिटी। जो तुम 5 सेंसेस से देख सकते हो वो है, या जो तुम सोच सकते हो वो रियलिटी है, राइट। वेयर एज ईस्टर्न फिलोसफी रिजेक्ट्स दैट, सब कुछ ही, मतलब थोड़ा वो मैट्रिक्स वाले चीज में चला जाता है कि भाई सब माया है जो तुम्हें दिख रहा है, बाहर मत देखो, अंदर देखो, राइट। व्हेन यू गो इनवर्ड, व्हेन यू गो इनटू योरसेल्फ एंड फिगर आउट कि क्या है ये सब, तो अंडरस्टैंडिंग अलग ही होती है, राइट। और वही मैं चीज बोल रहा था कि नॉन कंसेप्चुअल अवेयरनेस, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, आजकल ये बहुत बज़वर्ड चल रहा है बाय द वे। पेरेंट्स बहुत अपने बच्चों को ऐसे वाले कोर्सेज में डलवाते हैं जहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। क्यों? बिकॉज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंसेप्चुअल लर्निंग। मैं अगर अभी बात कर लूं अद्वैता वेदांता के बारे में, वर्सेस तुम अगर जाके मेडिटेट कर लो आधा घंटा सही वे में और एक्सपीरियंस कर लो कि होता क्या अद्वैता वेदांता, बहुत फर्क है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तुम कॉन्सेप्ट्स को सुन के रिगर्जिटेट कर सकते हो, दूसरे को फिर से बोल सकते हो, लेकिन तुम उस वे में नहीं समझ पाओगे जो एक एक्सपीरियंशियल रियल वाले नॉलेज होता है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, राइट। एंड वो एक्सपीरियंस से भी तभी आता है जब तुम्हें नॉन कंसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होंगे तुम्हारी लाइफ में। नॉन कंसेप्चुअल कैसे होंगे? जब तुम अपनी वो अंदर की आवाज को चुप करोगे, तो समाज ने दिया है, दुनिया ने दिया है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर इंडियन फिलोसफी पढ़ी आपने, और उसके बाद आपका डिप्रेशन ठीक हो गया, आपने बोला यार जिंदगी में कुछ तो है। नहीं, हाँ बिल्कुल। आई मीन सी, सबसे बड़ा मेरा आहा मोमेंट काइंड ऑफ ऐसा हुआ, मैं अद्वैता में बहुत डीप घुसा हुआ था, और अद्वैता में मैं स्पेशली पढ़ रहा था रमन महर्षि के वर्क्स, रमन महर्षि के डिस्कोर्स। ओह क्या, मतलब पहले तो Who am I? वो है ना Who am I उनका है, Who am I उनका ये एक किताब है छोटी सी, Who am I, छोटी सी किताब है बस एक, रमन महर्षि की है। हाँ, रमन महर्षि का जो जितने भी बुक्स है ना, सारी बहुत अमेजिंग है अद्वैता पे। तो वो पढ़ी मैंने, और वो ना, मतलब उससे बहुत ज्यादा मुझे ये हुआ कि चलो मैं पूछ के सेल्फ इंक्वायरी करके देखता हूँ, बिकॉज इतना
रमन महर्षि का हर चीज का यही था, कोई भी क्वेश्चन उनसे कोई पूछता था वो कहते थे पहले तुम ये देखो क्वेश्चन पूछ कौन रहा है, या प्रॉब्लम किसको हो रही है, या कौन जो तुम पूछ रहे हो कि मुझे ये है, मुझे मैं कौन हूं, पहले वो जान लो, बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम रहेगी नहीं। राइट। तब मैं फिर एक और ऑथर के पास गया जो इनकी बुक बहुत फेमस है, आई एम दैट, बाय निसर्ग दत्ता महाराज। हाँ वो हाँ। भी एक बहुत अमेजिंग अद्वैता वेदांता के गुरु थे। एंड वहां से थोड़ी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी अद्वैता की वो प्रैक्टिकल हो गई। मतलब रमन महर्षि का एक्सप्लेनेशन अच्छा था लेकिन थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल में था, वो आई एम दैट में निसर्ग दत्ता महाराज में वो प्रैक्टिकल हुआ। अब प्रैक्टिकल तब भी नहीं हुआ बिकॉज तब तक भी मैं सेल्फ इंक्वायरी दिमाग में कर रहा था, मैं बैठ के ये कर रहा था यार मैं हु एम आई, वो मैं सोच रहा था हु एम आई, वो थिंकिंग से नहीं होता है। राइट। फिर मैंने मेडिटेट किया, मैंने सोचा मेडिटेशन में शायद आंसर आ जाए, मेडिटेशन में भी नहीं आया। फिर मैंने ये वाली चीज करी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि मैं चुप बैठा और मैंने रूम में इधर उधर देखा, और फिर जब आंसर नहीं आया मैंने सोचा बे कहीं यही तो आंसर आंसर ये है। भी तो नहीं है कि आंसर नहीं है। है सबसे सबसे बड़ा धमाका मेरे दिमाग में तब हुआ कि ये जो नॉन आंसर है, जो जो बिल्कुल कुछ उसको शब्द में बोल ही नहीं सकते बिकॉज इट्स अ नो थॉट अवेयरनेस, मतलब इट्स हम्म। जस्ट इज, है ना। उस साइलेंस, उस स्टिलनेस को पहली बार डिस्कवर करने के बाद मेरा पूरा व्यू ही चेंज हो गया हर चीज में। राइट। वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरे एक्सपीरियंस में। वो साइलेंस ना डिस्कवर करना और उसको फिर मेंटेन करना इज टू डिफरेंट थिंग्स। डिस्कवर तो हो जाता है लेकिन वो प्रैक्टिस से मेंटेन होता है। और क्या होता है ना कि आजकल इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते वो साइलेंस में टाइम स्पेंड करने का। हम्म। लेकिन वो साइलेंस में टाइम स्पेंड करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही जो नो थॉट वाला स्पेस है इसके बहुत कई नाम दिए गए हैं। राइट। जो चाइनीज फिलोसफी में जो कॉन्सेप्ट है डाओ का, हम्म। TAO बोलते हैं डाओ, वो जो सिंबल नहीं है यिन एंड यांग वाला। हाँ 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 हाँ। तो डाओइज्म में ये भी वही आई एम दैट, उसके आगे तत्वमसी। कुछ नहीं है। हाँ तो और डाओ भी वही है, उसको बोलते हैं द डाओ इज दैट विच कैन नॉट बी नेम, जिसका नाम नहीं दिया जा सकता, जिसको बोला नहीं जा सकता। और इफ यू रिमेंबर जब मैं वो डगलेस हार्डिंग वाली बात कर रहा था, हेडलेस वाली बात कर रहा था, कि तुम्हारा सेल्फ भी वही चीज है जिसको तुम देख कभी नहीं पाओगे, तुम हम्म। ढूंढ कभी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम इस पाथ में जब निकलते हैं हम सीकर बन जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे हमारे ढूंढने का आंसर मिलेगा, कुछ मिलेगा। राइट। वो सबसे बड़े चीज में हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ मिलेगा, अब मिलेगा, अच्छा मैं विपासना कर लेता हूँ अब मिलेगा, अच्छा मैं उस गुरु के पास बैठ जाता हूँ मुझे अब मिलेगा, अच्छा मैं किताबें पढ़ लेता हूँ मुझे अब मिलेगा। मिलता कभी कुछ नहीं है। और वो अंडरस्टैंड करना ही वो है कि वो नथिंग ही आंसर है। पता है हम्म। सबसे बड़ा बुद्धा का सबसे बड़ा यही था रियलाइजेशन, कि लाइक रियलाइजेशन हुआ ही तब जब बुद्धा गेव अप, जब उसने गिव अप कर दिया आंसर ढूंढना, चेज करना। जैसे डॉग अपनी टेल को चेज कर रहा होता है ना, अपनी दुम के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि अच्छा ये मेरी है तो फिर रुक जाएगा ना एकदम से, कि मेरे साथ हमेशा से ही रही है, मैं किसी और की दुम नहीं चेज कर रहा। बिकॉज वो चेज क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कुछ और है, उसके अलावा कुछ और है जिसको वो पकड़ रहा है। जैसे हम ह्यूमन एनलाइटनमेंट को पकड़ रहे हैं, एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। एनलाइटनमेंट एज अ गिफ्ट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बुद्धा का भी यही मानना था कि जो सत्य है दुनिया के बारे में, जो भी जो अल्टीमेट एनलाइटनमेंट है, वो सबसे नॉर्मल स्टेट है। वो कोई ऐसे स्पेशल स्टेट नहीं है कि मुझे भगवान दिख रहे हैं आंखें बंद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉन्शियसनेस अभी प्रेजेंट मोमेंट है, तुम एनलाइटेंड हो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करते हो। आपने विपासना की बात करी थी, विपासना किया है आपने कभी? मैंने ऑफिशियल कोर्स प्रोग्राम नहीं किया बट मैंने प्रैक्टिस बहुत किया, मैं कॉलेज में घंटे घंटे करता था। पर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ये तो हमेशा वही होता है ना, लाइक जो ये कैंप वगैरह लगाते हैं। नहीं क्योंकि नहीं, 11 ऐसा दिन, कुछ। 11 दिन का, 10 दिन का होता है, कितने दिन का होता है ये? तो विपासना जो ये कैंप होता है, जो कोर्स होता है, वो विपासना का ऑफिशियल एक वर्कशॉप है जो विपासना के क्रिएटर गोइंका के थ्रू रन हम्म। करते हैं वो। राइट। ये प्रॉपर एक उनके हिसाब से जो ओरिजिनल क्रिएटर था विपासना का, वो जैसे बोलते थे कि वो कितने दिन का करना है, बात नहीं करनी है, खाना स्पेसिफिक खाना है, अलग सोना है, चुप बैठना है, वो सारी चीजें वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन
विपासना ऐसा कुछ नहीं है जो तुम घर बैठे नहीं कर सकते। विपासना का क्रक्स, सबसे मेन कोर आइडियोलॉजी ये है कि तुम अपनी सेंसेशंस को समझो और उनकी इम्परमानेंस को समझो। अब क्या है कि सबसे बड़ा ये बाधा रहती है हमारी कि हम अपनी खुद की इम्परमानेंस नहीं समझ पाते, मतलब कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, राइट? तो हम हमेशा नहीं रहेंगे, वैसे ही सेंसेशंस भी हमेशा नहीं रहती हैं, जैसे पेन, प्लेजर, हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ नहीं रहता। विपासना का एम ये है कि तुम अपनी सेंसेशंस पे इतना फोकस करो, एक एक सेंसेशन पे, बॉडी में कहीं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फोकस लाओ, अच्छे से अवेयरनेस लाओ अपनी सेंसेशंस पे, तो तुम ये समझोगे कि सेंसेशंस आती जाती रहती हैं और वो तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से हो रही है। और वो तुम जब समझ जाओगे कि तुम्हारे बॉडी में सेंसेशंस भी अपने हिसाब से हो रही हैं, दुनिया भी अपने हिसाब से चल रही है, तुम कुछ कंट्रोल कर ही नहीं रहे, उस चीज से जो पीस मिलती है ना, वो अनपैरेलल्ड है। बिकॉज वो सारा तुम्हारे कंधों से ये प्रेशर निकाल देता है कि भाई मुझे लाइफ में परफॉर्म करना है, मुझे मुझे कुछ पर्पस है, मेरा मेरा ये है वो है। बिकॉज तुम समझ गए कि मतलब सब कुछ एक मैकेनिज्म, एक तरह तरीके से चल रहा है, तुम भी उस चीज के पार्ट हो। ये विपासना रियलाइज कराता है एक्सपीरियंशियल लेवल पे। और वो बिकॉज इतना हार्डकोर एक एक्सपीरियंस है, 10-11 दिन चुप रहना, बैठना अंधेरे में या सुबह जल्दी उठना, सिर्फ मेडिटेट करना, इट इज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज बहुत सारे लोग जो विपासना चाहते हैं उन्होंने लाइफ में कभी मेडिटेट किया ही नहीं या कोशिश करी और सक्सेसफुल नहीं रहे, राइट? तो इतना जो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है वो उनके साथ हमेशा रह जाता है, इसलिए मानते हैं कि वो वर्कशॉप करना बेस्ट है। लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते, तुम घर में भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही है कि मेडिटेशन के दो पहलू हैं। जब तुम शुरू शुरू में मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें उसको एज अ प्रैक्टिस, एज अ हैबिट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे माइंड को कभी आदत नहीं होती चुप रहने की या कुछ ब्रेक देने की या कहीं सिंगुलर फोकस करने की, अनलेस हम कुछ चुप बैठ के करें मेडिटेट, राइट? तो वो इनिशियली एज अ प्रैक्टिस होता है। बाद में जब तुम इनफ कर लोगे तो फिर तुम वो जिड्डू कृष्णमूर्ति और ओशो वाले स्टेट में आ जाते हो कि भाई मेडिटेशन एक प्रैक्टिस नहीं है, मैं हूं ही ऐसा, मैं हमेशा से ही वो स्टेट में था, नो थॉट, नो माइंड, स्टिलनेस वाला स्टेट। तो वो चीज एक अल्टीमेट गोल हो जाती है। कि ना डिस्कनेक्टेड फील करते हैं बहुत सारे लोग। उनको लगता है मैं फिट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ना फिट नहीं होता हूँ इस दुनिया में, मैं यार मतलब बना ही नहीं हूँ इस दुनिया के लिए। उनको बहुत तकलीफ होती है, मतलब ये पेनफुल मैं बता रहा हूँ कि यार उनको लगता है कि मैं क्यों आ गया है इस दुनिया में, मतलब इतना पेन है, इतनी सफरिंग्स हैं। जो लोग बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं कि यार क्यों स्पम रेस जीती मैंने, तो उनको यार क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनको पॉइंट करना चाहूंगा, तुम पहले फिगर आउट करो कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है? एंड दिस गोज बैक टू द फर्स्ट थिंग जो मैंने बोली थी कि लोनलीनेस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तुम अपनी खुद की कंपनी में कंफर्टेबल हो, तुम रह सकते हो। जो वो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है, जो वो है कि भाई लाइफ में सफरिंग है, क्या तुम उसको मानते हुए शांति से अपने साथ एक पल बिता सकते हो? बिकॉज अगर तुम वो अपना गोल बना लो तो तुम बुलेट प्रूफ बन जाओगे। फिर चाहे तुम लोनली हो, चाहे दुनिया में सफरिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि वो इंसान ना फेल हो रहा है हर चीज में, ठीक है? उसको पता है कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, ना मुझे पता चल रहा है कि मेरा पैशन क्या है, ठीक है? और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसे वाली बात कर रहा हूँ, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ उसको लग रहा है कि यार मैं किसी चीज में तो अच्छा हूँ कि यार मेरे मेरे को ये देख के मेरे को लगे कि हाँ यार मैं इस मामले में मेरी लाइफ ठीक चल रही है और यहाँ से मैं कुछ खुशी निकाल सकता हूँ। पर कोई मतलब ही नहीं निकलता, उसको लगता है यार सब सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, इस दुनिया में कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है। तब वो कहता है यार मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ पे फिट इन नहीं होता हूँ, भाई मुझे होना नहीं चाहिए था पैदा, वो वाली बात आ जाती है। वो पता है, मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज ना, इफ यू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ दिस कि कहाँ से डिस्कनेक्शन आ रहा है, ये ये एक उसी डिस्कनेक्शन का मैनिफेस्टेशन है कि भाई ये सेल्फ है और नॉट सेल्फ है। जो हमारा सेपरेट सेल्फ है वो
हमारे दिमाग में इतना बड़ा एक कॉन्स्ट्रक्ट, इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, हमारी हमारी खुद की सफरिंग का ऑथर बन जाता है कि हम उसके बिना अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते. द प्रॉब्लम इज विद द आइडेंटिफिकेशन विद योर सफरिंग. सफरिंग है, श्योर है, लेकिन क्या सिर्फ मैं सफर कर रहा हूं? क्या ये सिर्फ मेरी सफरिंग है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है? क्या पूरी दुनिया सफर नहीं कर रही? ये समझना कि सफरिंग इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ. बुद्धिज्म में भी जो बोलते हैं कि जो रियलाइजेशन हुआ था बुद्धा को, वन ऑफ द रियलाइजेशन वाज कि लाइफ इज सफरिंग, लाइफ इज पेनफुल. इसमें कोई दो राय नहीं है. बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को तुम कैसे लेते हो वो तुम्हारे ऊपर है फुल्ली. और उस चीज को सीखना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहीं तो शुरुआत वहीं करनी पड़ती है उस चीज की. क्योंकि ना क्या होता है कि इंसान जब बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में घुस जाता है और सोचता है कि यार कुछ चल नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली अब दिमाग में ये तो नहीं आता यार कि चल सेल्फ डिस्कवरी करते हैं बैठ के. दिमाग तो बहुत ही डिप्रेशन की तरफ चला जाता है. तो उस स्टेट में ना सबसे पहले बंदे को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पास्ट और फ्यूचर का कोई मायने ही नहीं है. पहली बात, वो प्रेजेंट मोमेंट को रियलाइज करे बंदा और डे टू डे जिए. सिर्फ फर्स्ट स्टार्ट वहां से होती है. मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी लाइफ इससे चेंज हो जाएगी या तुम्हें बड़े आंसर मिल जाएंगे या जो भी हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट तुम ये समझ पाओगे कि तुम अपने आप को फ्यूचर या पास्ट में नहीं देखोगे. तुम अपने आप को बार बार दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पे लाओगे. अच्छा अभी क्या हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि सफरिंग जो होती है ना, सफरिंग होती भी इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट अ करंट प्रॉब्लम. जैसे अगर किसी को कोई दर्द हो रही है, वो पेन है, वो सफरिंग नहीं है. अभी वो सफरिंग बना नहीं है, अभी वो करंट में हो रहा है, वो पेन है. सफरिंग होती है जब कुछ हुआ हो जाता है या कुछ होने वाला होता है, तुम सोच रहे हो, राइट? दैट इज सफरिंग. जब तुम अपने आप को पास्ट या फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर एनीबॉडी, फॉर एनीथिंग. एंड ये पता है, लाइक अगर कोई सोच भी रहे कि कहाँ शुरू करना है, एकहार्ट टोल बोल के एक जर्मन ऑथर है, उसकी बुक है द पावर ऑफ नाउ. बहुत ही पावरफुल बुक है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग ऑथर है. एंड इट इज द सिंपलेस्ट path to liberation, to understanding the meaning of presence, तो समझना प्रेजेंस क्या चीज है, प्रेजेंट में जीना किसको बोलते हैं, थॉट्स को हटाना, थॉट्स से डील करना, सब उसमें है. एंड दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट फॉर समबडी जिसकी लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है. पावर ऑफ नाउ पढ़ो. अभी तक पता है जितनी भी हमने बातें करी है ना, मेरे को उसकी एक समरी निकल के यही आ रही है कि अरे भैया कहाँ चले गए, वीडियो आपकी गायब हो गई, कहाँ जा आ रहे हो गया. बार बार बीच में आप? क्या बात, नाराज हो नहीं क्या मुझसे? क्या बात हो गई? नहीं सफरिंग हो गई बता, बहुत ज्यादा मेरे से बात करके? खुशी, ज्यादा खुशी हो गई. और अच्छा बता. अच्छा. हाँ, मैं कह रहा था कि अभी तक समरी यही मिली है पूरे पॉडकास्ट की मेरे को कि जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे साथ हो रही है, जो भी सफरिंग हो रही है, हम बस पास्ट या फ्यूचर में नेगोशिएट कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल. क्या हमें लगता है कि पास्ट में कुछ हुआ यार, वो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी. मतलब ओवरऑल यही समरी निकल के आ रही है कि भैया प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है. उसमें जियोगे तो भैया सारी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहोगे. सारी जो दिक्कत, जो मेंटल, ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम चलती रहती है ना, दिन भर मोनोलॉग चलता रहता है, ब्रेन को स्टोरीज कुक करता रहता है पूरे समय कि भैया ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, उससे दूर रहोगे. और उसको देख भी पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे. मतलब बैंडविड्थ बढ़ानी है अवेयरनेस की अपनी. कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस की बैंडविड्थ इतनी बढ़ा लो कि आप अपने प्रॉब्लम्स और थॉट्स को देखो, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए ही है, इसकी कुछ वो वैल्यू नहीं है ना, टेम्पररी है ये तो. और उसके बाद एग्जैक्टली. प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे. और उसके बाद दिखेगा कि इतना कुछ भी सीरियस नहीं है यार, सब कुछ चिल मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में. मतलब बिल्कुल. मैंने बहुत ही देसी नहीं भाषा नहीं, में कह दिया ये सब कुछ. ये बहुत ही अच्छे वे में बोला, बिकॉज ये एक कॉमन थ्रेड है. अभी तक जितनी भी बातें हमने करी है ना, सब में घूम फिर के बात यही आती है. खैर वेस्टर्न फिलोसफी में नहीं आती है, लेकिन इस चीज को वेस्टर्न फिलोसफी में भी देखा जा सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म यही कहता है कि लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको एज इज एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट में जियो. जो तुम चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में टेंशन मत लो,
राइट। यही चीज फिर अमोर फाती से कनेक्ट हो जाती है, नीचे ने जो बोला था, राइट। अब यही चीज वापस इधर कनेक्ट हो जाती है कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में ही तुम्हारे सारे आंसर लिखे हैं। पता है क्यों? बिकॉज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम आउट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट है, दिमाग में हो रही है, अवे हो रही है, इस एक्सपीरियंस में नहीं हो रही, राइट। और यही एक पोर्टल है। मान लो कि प्रेजेंट मोमेंट एक कैनवस है जिसमें तुम्हारी लाइफ को पेंट किया जा रहा है, राइट। तो उस कैनवस में तुम जितना ध्यान दोगे उतना तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें क्या चाहिए उसमें। तुम्हारा अगर ध्यान दिमाग में है, अपने इंटरनल मोनोलॉग में है, अगर तुम्हारा ध्यान थॉट्स में कुछ ज्यादा ही घुस जा रहा है, तो तुम ये नहीं समझ पाओगे कि इस प्रेजेंट मोमेंट में ही तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म हो जा रही है और तुम उसको नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। आजकल ये तो होता है यार सबके साथ कि टाइम का एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है ना, ऐसे लगता है एक महीना ऐसे निकल गया, साल ऐसे निकल गया, 10 साल ऐसे निकल गया, समझ ही नहीं आता। दैट इज बिकॉज लोग प्रेजेंट में जीते ही नहीं है यार। तुम जब प्रेजेंट में जीने लगोगे ना, तुम बोर तो उल्टा हो जाओगे, तुम बोलोगे बहुत धीरे चल रहा है टाइम, बिकॉज यू आर लिविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, राइट। ठीक है। मैं मेरे साथ बहुत बार ये एक्सपीरियंस होता है कि यार महीना खत्म ही नहीं हो रहा, दिन ब दिन लंबे खिंचते जा रहे हैं। तो वो चीज तभी होती है जब तुम अपने आप को कमिट करते हो कि नहीं, मुझे प्रेजेंट में ही ध्यान देना है, चाहे जो भी थॉट्स आए। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मतलब करता हूँ, तो मैं ये टेंशन में रहता हूँ। मतलब एक, मतलब मेरा पार्ट ना यहाँ पे ध्यान दे रहा है कि भाई मेरे गेस्ट क्या कह रहे हैं, और दूसरा ये रहता है यार इंटरनेट कनेक्शन ना खत्म हो जाए, मतलब कई बार चला जाता है यहाँ पे, और मेरे फ्लो की ऐसी हो जाए, मेरे बात की ऐसी हो जाए, तो मेरा दिमाग वहां रहता है। ठीक है, तो अब उस चीज को मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है ठीक है यार, खराब हो गया, ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। इंटरनेट को कैसे कनेक्ट, मतलब ये तो कंपनी वाला भी नहीं कह सकता कि यार मैं तेरे को 24 घंटे दे ही पाऊंगा बिल्कुल बिना डिसरप्शन के, इंटरप्शन के। तो इसी कारण मैंने छोड़ दिया, और आज इतना एंजॉय कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को मैं। आपने हाँ हाँ, गो अहेड। कुछ कहने वाले थे? कुछ नहीं ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी बात जो नहीं नहीं एनलाइटमेंट की तरफ हमें और ले जाए? नहीं नहीं, बताता हूँ, आप बताओ पहले। अच्छा, फाइट क्लब मूवी देखी है? हम्म। यार हाँ पता है, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने उसको शायद 2 या 3 बार देखा है। पहली बार देखी थी तो इतनी ध्यान नहीं थी, मैं शायद बचपन में मैंने देखी थी, बचपन में कहूंगा, जब मैं 17-18 का था शायद। तब मैंने कहा ओहो, ये तो इंसोम्निया के ऊपर है एक मूवी। ठीक है, उसको नींद नहीं आती है बेचारे को, उसको प्रोजेक्शंस दिखते हैं, मेंटल प्रोजेक्शंस। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार देखी और तीसरी बार देखी ना, तो मैंने कहा यार इसमें तो 10 घंटे का पॉडकास्ट बन सकता है। मतलब ये ग्रंथ है पूरा अपने आप में यार। मतलब इसमें इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें कि कोट को उठा के आप उस पर लेक्चर बना सकते हो। मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी दुनिया अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव होता है मूवी को देखने का। तो ना, फाइट क्लब में ना एक बस में वो चढ़ते हैं, आपको याद होगा, टाइलर और जो नरेटर होता है, और वो एक लिखा होता है कोट, तो वो कुछ बोलता है कि सेल्फ हेल्प इज अ मास्टरबेशन, नाउ सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द आंसर, ऐसा कुछ बोलता है वो। तो बताओ यार, जो ये सेल्फ हेल्प वाली चीज है जो इंटरनेट पे बहुत मतलब मची पड़ी है, सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक्स, सेल्फ हेल्प के ऊपर इतनी वीडियोस बनती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, तो क्या लगता है सच्ची में सेल्फ हेल्प को सुनना पढ़ना एक मास्टरबेटरी प्लेजर देता है आपको, या फिर कुछ है इसका फायदा? अच्छा, तो इसमें ना देखने के बड़े सारे पर्सपेक्टिव हैं, एक एक पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसका पहला पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट, ठीक है, कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मेंटल मास्टरबेशन। इसका मतलब ये है कि अब जब हम अद्वैता की बात कर रहे थे या ईस्टर्न फिलोसफी की बात कर रहे थे, ऑल दीज फिलोसफीज इनका यही बोलना है कि सेल्फ को खत्म करो, ये जो आइडिया है सेपरेट सेल्फ, इसको मार दो, इसको खत्म करो, ठीक है। टाइलर डर्डन भी एक काइंड ऑफ वही बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा जो भी, तुम यार तुम पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कर ले, तू 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 मार्केटिंग कोर्स कर ले, लेकिन तू बढ़ावा तो सेल्फ को ही दे रहा है ना, अपने ईगो को ही दे रहा है। तू जिम चले जा, जो भी कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, राइट। इट इज गिविंग एनर्जी टू योर ईगो, टू योर सेपरेट सेल्फ। उसका मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उड़ाओ, पेन दो अपने आप को। स्टोइसिज्म भी यही कहता है कि खुद के पेन के थ्रू आगे बढ़ना, राइट। ये चीज, अब जैसे मान लो एक लड़का है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स की लाइफ ठीक नहीं चल रही, ठीक है। मिस्टर एक्स को लाइफ बदलनी है। मिस्टर एक्स की लाइफ में ना अच्छा रिलेशनशिप है, ना उसको अच्छा जॉब मिला हुआ है, ना उसकी अच्छी बॉडी है, ना वो कुछ ऐसे कुछ अचीव किया, बड़ा मीडियोकर, मिड एवरेज टाइप का आदमी है।
अब मिस्टर एक्स दो तरीके से अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। या तो मिस्टर एक्स सीधा नॉर्मल लोग की तरह साला सेल्फ हेल्प सेक्शन में जाए, किताबें उठा ले अच्छी वाली बिल्कुल, यू नो, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक अ स्टार्टअप, हाउ टू बी अ मिलियनेयर, हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम बॉडी, हाउ टू हैव योर ड्रीम हाउस, ये सब कर ले वो। या मिस्टर एक्स सेल्फ डिस्कवरी वाले राउट चले जाए। जब मिस्टर एक्स सेल्फ डिस्कवरी वाले राउट जाएगा तो बहुत लोग को लगेगा कि हाँ यार, ये फिलोसफी पढ़ के क्या लाइफ इंप्रूव करेगा, है ना। तो लगता है कि फिलोसफी पढ़ने से क्या होगा, होगा अलग वे में होगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले राउट में वो सिर्फ अपने ईगो को इंप्रूव कर रहा था, लेकिन जब वो सेल्फ डिस्कवरी वाले राउट में गया, जो नॉन ईगो वाले राउट में गया, अद्वैता वाले टाइप के राउट में गया, तब उस बंदे ने जो अपनी आइडेंटिफिकेशन थी उस लूजर से, उस सैड इंसान से, उससे काट दी, हटा दी। अब वो फ्री है, अब उसका ईगो ही नहीं है, तो अब वो साला जो करना है कर सकता है। तो दैट इज अ मोर परमानेंट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, जो टाइलर डर्डन कहता है, सेल्फ को उड़ाओ। ठीक है, रमन महर्षि भी यही कहते थे, सेल्फ को उड़ाओ। यही है, ले दे के मतलब सारी फिलोसफी आ जाती है, सेल्फ के ऊपर आ जाती है। बिकॉज हर चीज शुरुआत ही तो वहीं सेल्फ से होती है ना यार, वहीं से होती है, सारा हाँ। एक्सपीरियंस। उसी को बिल्ड कर रहे होते हैं हम पूरी जिंदगी। यार मुझे इसमें ये और डाल देता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, सब कुछ मैं के इर्द गिर्द होता है। तो अब उस मैं को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई हम कुछ भी करने को तैयार हैं, और सारी सफरिंग भी उसी से मिलती है। ये वही है, ट्रेड ऑफ होता है पूरा, कि भैया उसके साथ मतलब अटैचमेंट भी है और सफरिंग भी वही दे रही है ना, यही बात है। बिल्कुल। आज यार मैं फिलोसफर बन गया है ना आपके साथ। अरे मैं कभी नहीं, मैं साइंस वाला बंदा हूँ यार, मेरे को फिलोसफी अब थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लग गया, समझने लग गया हूँ। समझना तो नहीं बोलूंगा, पर पढ़ने लग गया हूँ, इंटरेस्ट जाग गया है। तो इसी कारण यार आज दिमाग के बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स देख रहा हूँ कि यार मेरे को यही पता था, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। वाह यार, जादूगर हो आप। इसका तो टाइटल भी बहुत अतरंगी डालूंगा मैं, जब डालूंगा तो इस पॉडकास्ट को। इंटरेस्टिंग होगा। हाँ यार, बहुत मजा आया है मेरे को बात करके। अभी अभी मैंने सोचा था कि वेस्टर्न फिलोसफी को भी और डीप में जाएंगे, पर आज इंडियन फिलोसफी को इतना बात कर लिया हमने कि मुझे लगता है इंडियन फिलोसफी के ऊपर ये पॉडकास्ट हाईलाइट रहे अगर इंडियन फिलोसफी की, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपने बोला था कि आपने साइकोलॉजी में भी मेजर किया हुआ है, ऐसा आपने बोला था शायद, है ना। हाँ। तो एक है ना पॉडकास्ट और करेंगे, ठीक है, जल्दी। उसमें ना मेरे को ना साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस है, लाइक कार्ल यूंग हो गए, सिगमंड फ्रॉइड हो गए, होता है ना ये यार हाँ कहीं। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को यार, मैं बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वाला फैन हूँ कार्ल यूंग का। उनके डार्क साइड और जो शैडो का जो कॉन्सेप्ट दिया है, और जो सिगमंड फ्रॉइड जो था, जिसने सेक्स के ऊपर बहुत कुछ बोला है, मतलब वो भी वैसे ही था, ओशो वाला सीन था उसका। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर उन्होंने बात करी हुई है, किस तरीके से हमारे ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको सेक्स के द्वारा समझा सकते हैं। वो सिगमंड फ्रॉइड वगैरह, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ उन्होंने डाला था। तो यार इसके ऊपर ना बहुत ही डीप में एक पॉडकास्ट करेंगे यार, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जल्दी करेंगे, और ये नहीं कि बहुत लेट करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। मतलब जिस ये पॉडकास्ट जैसे ही आएगा उसके 2 या 3 बार, 3 मतलब पॉडकास्ट के बाद, ठीक है। आप डन बाकी कुछ डन। कहना चाहते तो बताओ यार, आपका पहला पॉडकास्ट था, कैसा लगा आपको मेरे से बात करके। बहुत ही मजा आया यार, ये सारे सब्जेक्ट में तो मैं घंटे घंटे बात कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, रियलिटी को क्वेश्चन करना, समझना, उसके बारे में अलग अलग बिलीफ्स देखना, अगर तुम इसको एज अ अंडरस्टैंडिंग के अप्रोच से देखो, तो ये तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक फिलोसफी को ज्यादा वेटेज देनी है या ज्यादा बिलीव करना है। तुम सारी फिलोसफीज देखो, फिर खुद डिसाइड करो। ये मैं कहता हूँ, ये मेरा मानना है, राइट। और वो चीज खुद अंदर से आनी चाहिए कि यार चल, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ एक रिलीजियस अपब्रिंगिंग कर ली है, चलो मैं बाकी चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, और किसी एक चीज में अटकता नहीं हूँ, मैं खुद का डिसीजन लूंगा सब देखने के बाद। वो एक एटीट्यूड आना चाहिए एक्सप्लोरेशन वाला सब में। वही आज हमने भी बड़ी सारी चीजें एक्सप्लोर करी, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च भी किया हुआ है यार, बॉडी लैंग्वेज पे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे, है और बॉडी लैंग्वेज एक पे। हाँ, एक सॉफ्टवेयर पे काम किया था मैंने कॉलेज में, जो तुम्हारे फेस के
माइक्रो एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को देख के डिकोड कर सकता है कि तुम क्या इमोशन फील कर रहे हो, या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारा देख सकता है कि तुम लाइक क्या इमोशन फील कर रहे हो। एंड ये चीज उधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। एंड बॉडी लैंग्वेज पे ना बहुत सारी चीजें रिसर्च की गई हैं, जो जैसे FBI और उन सब की ट्रेनिंग भी इस पे होती है कि टू हाउ टू स्पॉट इफ समबडी इज लाइंग, या इंटेरोगेशन में, तो उनको भी इस चीज में ट्रेन करते हैं। तो ये चीज में मेरा स्पेशलाइजेशन था, सोशल साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट आता है, उसको तुम अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, या तुम दूसरे का इमोशनल स्टेट कैसे जान सकते हो, ये सारे पे था। वो जो आपने बताया बॉडी लैंग्वेज वाला जो डिकोड कर लेता है, वो AI कर रहा होगा ना? तब के टाइम में AI नहीं था यार। तब के टाइम में हम क्या कोड करते थे कि फेस में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बना लेते हैं, तो उन डेटा पॉइंट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स, जैसे अगर मैं इधर कैमरे में देख रहा हूँ और मेरा बात करते करते मेरा एक साइड ऐसे ऐसे जाता है 1 सेकंड के लिए, तो वो उसको कैच कर लेगा और वो इमोशन रजिस्टर हो जाएगा कि वो कंटेम्प्ट वाला इमोशन है। तो ऐसे टाइप अच्छा। की चीजें करी थी। तब तो खैर AI था नहीं जब हम इस पे काम कर रहे थे। अभी तो और भी आगे बढ़ गया है। बट ये बॉडी टेक्निक ना, लैंग्वेज, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कि दूसरों का तुम्हारे पे परसेप्शन कैसा है। जैसे बहुत अब लोग जो लो कॉन्फिडेंस से सफर करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो तुम इमीडिएटली करके, मतलब तुम्हारा खुद का अंदर से स्टेट और दूसरों का ट्रीटमेंट टुवर्ड्स यू, वो पूरा 360 चेंज हो जाता है, पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो है, बहुत बहुत डीप है ये सब्जेक्ट। ये टेक्निक ना इंडियन औरतों को नहीं मिलनी चाहिए भाई। वो तो बीवी, मतलब पति आएगा पी कर देख के बता देंगे, आया पी के आया है तू। भाई मैं बहुत पिटेगा यार, डोमेस्टिक वाले से केस ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, झूठ को झूठ रहने देते हैं अभी तक। हाँ तो यार इंडियन औरतों को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो यार बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी यार गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता बिल्कुल है। भैया। यार तो चलो यार, दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। और आना जाना बिल्कुल, आपका लगा बहुत रहेगा। अच्छा अब लगा ये यार। मिहिर फैन क्लब बन जाएगा, चल बात कर नाम चेंज कर दूंगा मैं। और अब से रहेगा मिहिर फैन क्लब। अब अब ताकि अब अगर, हाँ, अब अगर डिमांड से कोई वापस बुलाता है तो फिर करते हैं बात। डिमांड देखो, डिमांड हो या ना, पता है मेरे साथ क्या है, मैं वैल्यू सीख करता हूँ ना कि व्यूज। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल। ये इंसान, मैं जो रगन वाला सीन है, जो रगन क्या करता था, कहता है वो पॉडकास्ट में कि यार मुझे को अगर ये इंटरेस्टिंग लगा ना बंदा, मैं बुलाऊंगा। अगर मेरे को पता है सड़क पे भी चलते हुए कोई अगर वो मतलब नाई वाला बंदा मिल गया और मेरे को लगा कि यार इसके साथ बात करने में मजा आ रहा है, इसके पास कुछ है जो मेरे ऑडियंस को मिल सकता है, तो मैं बिल्कुल लेके आऊंगा यार। मैं मुझे वैल्यू सीख करनी है, मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, और बिल्कुल ये मेरा गोल यही रहने वाला है मेरा। तो मेरे भाई फ्यूचर में मिलते हैं, ठीक है, जल्दी। और भी बिल्कुल। बहुत सारी बातें करूंगा आपके साथ, ठीक है। बहुत मजा आया मुझे बात करके। बहुत अच्छा लगा यार। प्लेजर इज माइन। और भी करेंगे। एंड आई थिंक साइकोलॉजी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट रहेगा। आज तो हमने ईस्टर्न फिलोसफी पूरा ओवरऑल कर लिया, समराइज भी या कर यार, दिया मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छे से। या ये तो नहीं कहेंगे तो कि ईस्टर्न फिलोसफी को हमने पूरी तरीके से कर लिया, क्योंकि न्याय वैशिष्ट, नहीं नहीं, है तो बहुत सांख्य, कुछ। योग, हाँ हाँ हाँ, ऑफ बहुत कुछ है, कोर्स। हाँ वो सब है। हाँ तो लेकिन ऊपर ऊपर से एक वो मिल गया, एक क्रक्स मिल गया कि हाँ यार क्या हाँ, है क्या ये। अभी तो कितनी सारी चीजें हैं। अभी बुद्धिज्म, सांख्या, चार्वाका, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते जैनिज्म, हैं या जैनिज्म। बिल्कुल इसके पार्ट्स निकालते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। डन 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 डन। चलो, चलो, ध्यान रखो अपना। ऑल द बाय बेस्ट। बाय, बाय बाय बाय, सायोनारा। बाय।